जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, डीआरडीओ ने भविष्य के अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट यानी कि फूफा के लिए डिजाइन टेक्नोलॉजी डेवलप करनी शुरू कर दी है। दरअसल 2023 में इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइनल किया गया और प्रीलिमिनरी डिजाइन रिव्यू भी इसका पूरा हो गया। विंड टनल्स मॉडल्स भी बनाए गए हैं और अधिकांश टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। बाकायदा इंटीग्रेटेड फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर का डिजाइन और निर्माण इंडस्ट्री पार्टनर के साथ एडवांस फेज में आ चुका है। एयरफ्रेम के लिए टर्न की कॉन्ट्रैक्ट भी जारी कर दिया गया है। इंडस्ट्री पार्टनर ने डिटेल डिजाइन कार्य भी शुरू कर दिया। मतलब फूफा अब अपने शुरुआती फेज से आगे बढ़कर प्रोटोटाइप डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ चुका है, जो कि भारत के स्वदेशी और आधुनिक अनमैन्ड फाइटर प्लेटफॉर्म के विकास में एक बड़ा कदम है। वहीं दोस्तों, रुद्रम 3 को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आ गई है। रुद्रम 3 जो कि एक स्वदेशी लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसे कि Su-30M के लिए डेवलप किया जा रहा है। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और ये मिसाइल अलग अलग प्रकार के ग्राउंड टारगेट्स के लिए अलग अलग वॉरहेड ले जा सकती है। इसके कई सब सिस्टम्स को डेवलप और तैयार भी कर लिया गया। इवन एयरक्राफ्ट के साथ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एडेप्टेशन ट्रायल्स भी पूरे कर लिए गए। बाकायदा इसके लिए डिफेंस कम प्रोडक्शन पार्टनर की भी पहचान कर ली गई है। रुद्रम 3 की रेंज दोस्तों 600 किलोमीटर बताई जा रही है। जैसे मैंने कहा कि ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इससे एक चीज और आप समझ सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान की चौड़ाई इसकी रेंज से कम है, इसीलिए रेंज स्ट्रैटेजिक रूप से यहाँ पर काफी बड़ी मानी जा रही है। रुद्रम 3 और उससे जुड़े हुए नए म्यूनिशन से भारत की एयर लॉन्च स्ट्राइक क्षमता काफी बढ़ जाएगी, जिसमें कि लंबी रेंज और मल्टी वॉरहेड ऑप्शंस भी हमारे पास होंगे। वहीं भारत के लिए एक टेंशन वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल तुर्की अब बांग्लादेश की सेना को हिसार Q+ और स्पेयर जैसी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल देने की योजना बना रहा है और इन मिसाइलों की मदद से बांग्लादेश की हवाई रक्षा क्षमता काफी बढ़ जाएगी। वहीं भारत के लिए ये स्टेप स्ट्रैटेजिक रूप से चिंता का विषय माना जा रहा है, क्योंकि इससे दक्षिण एशिया में पावर बैलेंस पर असर पड़ सकता है। दोस्तों, यहाँ पर एक अपडेट आ रही थी जिसमें अमेरिका ने पाकिस्तान को एमराम मिसाइलें देने की बात कही थी। अब अमेरिका के फॉरेन मिलिट्री डिपार्टमेंट ने इस बारे में एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि इस कॉन्ट्रैक्ट में पाकिस्तान का नाम नहीं था, लेकिन ये सिर्फ पुरानी मिसाइलों और उनके रखरखाव और स्पेयर पार्ट्स के लिए था। नई मिसाइल देने का या उन्हें अपडेट करने के लिए हमने उनके साथ कोई समझौता नहीं किया। अमेरिका ने एक पुराना कॉन्ट्रैक्ट अपडेट किया है, जिसमें कि कई देश शामिल है, जिसमें ब्रिटेन, पोलैंड, जर्मनी, अमेरिका और पाकिस्तान। इस कॉन्ट्रैक्ट का मूल्य करीबन 21,000 करोड़ रुपए है और इसमें 41.6 मिलियन का नया हिस्सा जोड़ा गया है और ये काम मई 2030 तक पूरा होगा। लेकिन इसमें सिर्फ मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति होगी, यानी कि पाकिस्तान की मौजूदा एमराम मिसाइलों को चलाते रहने और उनकी मरम्मत के लिए सामान मिलेगा। नई कोई मिसाइल उन्हें नहीं दी जा रही है। मतलब साफ है, अमेरिका कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे देखकर एक गलत न्यूज फैलाई जा रही है और केवल ये पाकिस्तान के लिए एक मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट है। यानी कि पाकिस्तान को दोस्तों एक बड़ा झटका तो यहाँ पर लगा होगा। हालांकि ये बातें तो पब्लिक डोमेन पे नहीं आती हैं, क्योंकि चीज़ें जब इस तरीके की होती हैं तो वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के हिसाब से पता चल जाती हैं और मीडिया में जो न्यूज़ें आती हैं वो अलग तरीके से शोकेस की जाती है ताकि कुछ ना कुछ गड़बड़ किया जाए। जैसे रशिया के मामले में मैं बताया था कि वो पाकिस्तान को इंजन देगा, जेट इंजन देगा और इस तरीके से फिर रशिया ने भी सामने आकर के बोला कि भाई ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये भारत और रशिया के बीच जो संबंध है उन्हें बिगाड़ने को लेकर है। तो ये चीज़ें दोस्तों आती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि जब हम डिफेंस अपडेट्स बनाते हैं तो कुछ खबरें जब आती हैं तो वो हमें बतानी पड़ती है, लेकिन अगर अपडेट आता है तो हम उसे भी डेफिनेटली बताते हैं। इसलिए पहले ही कोई भी ऐसी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि भाई यही न्यूज़ सही है तो ये हो रहा होगा। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है? और ये बात आप समझ चुके हैं कि पाकिस्तान को ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और खुद अमेरिका ने ये बात ऑफिशियली अनाउंस कर दी है। दोस्तों, भारत ने एंटी स्टेल्थ रडार टेक्नोलॉजी में बड़ी प्रगति हासिल की है। दरअसल डीआरडीओ ने पैसिव कोहेरेंट लोकेशन रडार को देश के नए लो ऑब्जर्वर डिटेक्शन नेटवर्क यानी कि LODN, जैसे कि एंटी ड्रोन रडार ग्रिड कहते हैं, उसमें शामिल किया। इस कदम का मकसद है दुश्मन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स और ड्रोन्स को पकड़ना, जो कि सामान्य रडार में दिखाई नहीं देते। यहाँ पर दोस्तों ये जो PCLR है यानी कि पैसिव कोहेरेंट लोकेशन रडार, ये एक पैसिव रडार सिस्टम है, यानी कि खुद कोई सिग्नल नहीं छोड़ता। ये आसपास मौजूद FM रेडियो या टीवी सिग्नल जैसी तरंगों को पकड़ता है और जब ये सिग्नल किसी हवाई जहाज या ड्रोन से टकरा कर लौटते हैं तो रडार उन्हें ट्रैक कर लेता है। इसीलिए ये बिना पकड़े दुश्मन के स्टेल्थ विमान का पता लगा सकता है। PCLR कई जगहों पर लगे रिसीवर्स यानी कि एंटीना से मिलकर काम करता है। ये सब मिलकर टारगेट की सटीक लोकेशन निकाल देते हैं। ये VHF या उससे कम फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। इस कारण ये 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स, हाइपरसोनिक हथियार और ड्रोन तक को पकड़ सकता है। इसके कई फायदे मिलेंगे दोस्तों, यानी कि पहले तो ये बात है कि खुद से कोई सिग्नल नहीं छोड़ता, इसीलिए दुश्मन इसे पहचान नहीं सकता। एंटी रेडिएशन मिसाइलें इसे निशाना नहीं बना सकती। जैमिंग या इलेक्ट्रॉनिक अटैक से भी सुरक्षित रहता है और कम खर्च और अधिक सर्वाइवल क्षमता इसकी है। और जो भारत का लो ऑब्जर्वर डिटेक्शन नेटवर्क यानी कि LODN है, इस नेटवर्क में कई अन्य रडार शामिल है, जैसे कि VHF SR रडार जिसकी रेंज 400 से 500 किलोमीटर है, लो लेवल लाइट वेट रडार,
इसके अलावा सूर्य वेरिएंट यानी कि दोस्तों अभी PCLR ट्रायल फेज में है। शुरुआती परीक्षणों में ये कम रडार क्रॉस सेक्शन वाले लक्ष्यों को पकड़ने में सफल रहा है। उम्मीद है कि 2026 के अंत तक भारतीय रडार नेटवर्क में इसे शामिल कर लिया जाएगा, जिससे कि हम चाइना के J-20 और पाकिस्तान जो J-35 खरीदने पर काम कर रहा है उन्हें आसानी से ढूंढ सकते हैं और मार गिरा सकते हैं। दोस्तों ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज के लिए कॉन्ट्रैक्ट 6 अप्रैल 2021 को साइन किया गया था। इसके बाद 2 बार इसके सफल फायरिंग टेस्ट किए गए, एक जमीन पर लक्ष्य और दूसरा समुद्र में लक्ष्य। दोनों परीक्षणों में मिसाइल ने अपनी रेंज और सटीकता को सफलतापूर्वक साबित किया है। दोस्तों DRDO ने मेन बैटल टैंक अर्जुन टैंक को बेस बनाकर अनमैन्ड ग्राउंड कॉम्बैट व्हीकल यानी कि UGCV डेवलप करने का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, जिसका मकसद ऑटोनोमस और टेली ऑपरेटेड कॉम्बैट वाहन को डेवलप करना है। और 2023 में अनमैन्ड ग्राउंड कॉम्बैट व्हीकल के लिए डिजाइन और ऑटो लोडर डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट इंडस्ट्री पार्टनर को दिया गया था। और UGCV का हल और टावर इलेक्ट्रॉनिक्स का डिजाइन तैयार किया जा रहा है, क्रू कंसोल डेवलप किया जा रहा है ताकि वाहन इंटर ऑपरेबिलिटी मोड, टेली ऑपरेशंस और ऑटोनोमसली ऑपरेट हो सके। ये UGCV प्रोजेक्ट भारत के स्वदेशी अनमैन्ड टैंक तकनीक के लिए महत्वपूर्ण कदम है, जो भविष्य में मिलिट्री अभियानों में मानव और मशीन के सहयोग को बढ़ाएगा। इसके अलावा दोस्तों DRDO अब आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स यानी कि AFVS, जिसमें कि अर्जुन मेन बैटल टैंक भी शामिल है, उनके लिए एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप कर रहा है। APS एक ऑटोनोमस सिस्टम होता है जो आने वाले एंटी आर्मर जैसे कि रॉकेट लॉन्चर को पहचान कर उन्हें निष्क्रिय कर देता है। 2023 में DRDO ने APS के कुछ मेन कंपोनेंट्स को इन हाउस बनाकर पूरा किया, जिसमें कि लॉन्च ट्यूब, प्रोपेलेंट, ब्लास्ट वॉरहेड। इन कंपोनेंट्स के साथ कई ट्रायल सफलतापूर्वक किए गए हैं और अभी प्रोटोटाइप डेवलपमेंट चल रहा है। ये सिस्टम टैंक और बख्तरबंद वाहनों की सुरक्षा बढ़ाएगा। वे दुश्मन के एंटी टैंक वॉरफेयर से पहले ही खतरों को पकड़कर रोक सकेंगे और DRDO का ये कदम भारतीय बख्तरबंद क्षमताओं को और अधिक सुरक्षित और आधुनिक बनाएगा। वहीं दोस्तों चीनी मिसाइलों ने तुर्की के अकेंजी ड्रोन को मार गिराया और 2 महीनों में चौथा ये UAV खत्म किया गया। ऐसे में क्या तुर्की की ड्रोन ताकत घट रही है? दरअसल दोस्तों सूडान के 2 साल पुराने गृह युद्ध में अब विदेशी हथियारों की बाढ़ आ चुकी है। कुछ रिपोर्ट्स बताती है कि रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी कि RSF नाम का विद्रोही गुट ने चीनी एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से दारफुर इलाके में तुर्की के अकेंजी ड्रोन को मार गिराया और ये पिछले 2 महीनों में चौथा तुर्की का ड्रोन है जिसे मार गिराया गया है, जिससे साफ हो जाता है कि युद्ध अब और ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रूप ले रहा है। हालांकि सूडान की प्रति व्यक्ति आय काफी कम है, फिर भी दोनों पक्ष आधुनिक ड्रोन और हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ की जो सेना है वो तुर्की के TB2 और अकेंसी ड्रोन को चला रही है, जिनमें से कुछ इजिप्ट से भी उड़ाए जा रहे हैं। RSF विद्रोही चीनी ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्हें की UAE से पूरी सहायता मिल रही है, जबकि इस देश पर UN आर्म एम्बार्गो भी लागू है। कभी यूक्रेन और नागोर्नो कराबाख में गेम चेंजर साबित हुए तुर्की का ड्रोन अब सूडान में चीनी हथियारों के सामने कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। रिपोर्ट्स बताती है कि जून से अब तक कम से कम 6 अकेंजी ड्रोन्स मार गिराए जा चुके हैं। ये संघर्ष अब तुर्की और चाइना दोनों के बीच एक तकनीकी मुकाबले में बदल गया है। कहा जा रहा है कि UAE RSF को चीनी हथियारों की फंडिंग कर रहा है, जबकि तुर्की सूडानी सेना को ड्रोन सप्लाई कर रहा है। इस तरह सूडान का युद्ध अब एक प्रॉक्सी वॉर बन चुका है, जहां दोनों देशों की तकनीक और स्ट्रेटेजी की असली परीक्षा हो रही है। दुनिया देख रही है कि सूडान खून से लथपथ है। वहीं भारतीय सेना की पूर्वी कमान के अंतर्गत नई रुद्र ब्रिगेड ने नॉर्थ सिक्किम के चुनौतीपूर्ण उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में अपनी उत्कृष्ट ऑपरेशनल तैयारियों का प्रदर्शन किया, वो भी एक इंटीग्रेटेड ऑल आर्म फॉर्मेशन के रूप में, जहां पर आर्टिलरी, ड्रोन, एयरबर्न ऑपरेशन सब कुछ किया गया। और रुद्र ब्रिगेड को दोस्तों हाल ही में भारतीय सेना के प्रमुख ने इसकी घोषणा भी की थी और ये काफी आधुनिक ब्रिगेड होने वाली है, जो कि हर तरीके के हथियारों से लैस होगी। मतलब साफ है कि रुद्र ब्रिगेड भारतीय सेना के परिवर्तनकारी विकास को और अधिक मजबूती प्रदान करेगी। तो फिलहाल इस हफ्ते के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब या कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।